वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 9 सितंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के पीटी प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए जो यूपीएससी और पीसीएस, स्टेट पीसीएस के साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है वहाँ पर आप लोग के लिए उपयोगी हो सकता है, उस पर हम लोग उसके मेन पार्ट, सब पार्ट पर चर्चा करेंगे। आज वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा सभी लोग। इस आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया गया है और मेरा प्रयास रहेगा लगभग सभी टॉपिक पर विस्तृत रूप से बात करने की। उस आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करना एकदम नहीं भूलिए ताकि इंटरनल मोटिवेशन बना रहे। और बहुत बेहतर प्रयास आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। 6 सितंबर के वीडियो में लगभग 2.6 के का व्यू गया है, जो बहुत ही बेहतर है, प्रदर्शन कर रहा है। इसी तरह आप लोग हमारा सपोर्ट बनाए रखिए, सभी ग्रुप में शेयर करते रहिए। हमारा जो भी सहायता हो सके ऑनलाइन ट्रांसमिशन का आप लोग करिए, सभी लोगों तक इसे पहुंचाइए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिंक दिया रहता है, जैसे ऐप का लिंक होगा, वेबसाइट का लिंक होगा, टेलीग्राम का लिंक होगा। या पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग को टेलीग्राम लिंक से जुड़ना होगा। दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं इस पीडीएफ को। चलिए आज के न्यूज़ में हम लोग देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जीएस पेपर 2, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में भारत पड़ोसी नीति और संबंध के से रिलेटेड जो टॉपिक है, आपको यूपीएससी के पेपर 2 में यह टॉपिक कवर करेगा, ये आज का न्यूज़। और इसके साथ साथ पीसीएस में अगर आप लोग कोई भी पीसीएस दे रहे हैं तो इससे रिलेटेड भारत, उसके पड़ोसी या संबंध से कोई भी टॉपिक है तो उसे आप लोग कोरिलेट करके इस न्यूज़ को देख सकते हैं। तो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। वैसे भी हमारे जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान हो, भारत हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव इत्यादि जितने भी हैं, अफ़गानिस्तान यहाँ तक कि, फिर आपको इधर म्यांमार, वियतनाम, सभी देश जो आसपास पड़ोसी देश से हमारे हैं, उसके साथ जितने भी रिश्ते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न आपको बार बार एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे GS2 के पेपर में कवर कीजिएगा। तो देखिए हुआ क्या है, न्यूज़ क्या बना है, उस पर पहले हम लोग चर्चा कर लेंगे, तो उसके आगे हम लोग बात करेंगे उसके मेन पार्ट, सब पार्ट पर। तो गोगरा और हॉट स्प्रिंग से भी सैनिक वापस बुलाएंगे भारत। चीन के जो सैन्य नेतृत्व है उनके द्वारा यह कार्य किया जाएगा। गोगरा और हॉट स्प्रिंग का जो क्षेत्र है भारत के और चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो वहाँ से वापस बुलाई जाएगी दोनों सेनाओं के द्वारा। तो देखिए, दोनों देश की सेनाओं ने यह कदम उठाने के लिए एक जो SCO का शिखर सम्मेलन है उससे पहले यह कदम उठाया गया है। ऐसा जब भी वर्चुअली बैठक जब होता है, जैसे शिखर सम्मेलन, कोई भी शिखर सम्मेलन हो, SCO का है, ब्रिक्स का हो, या किसी प्रकार के दो भारत और चीन के बीच जब शिखर वार्ताएं जब आमने सामने बैठते हैं, तो उससे पहले ऐसी घटनाएं देखने को आपको मिल जाएगा कि जो भी सीमा विवाद है उसको सुलझाने का पहला प्रयास किया जाता है। एक स्पेक्चुअली आप लोगों को फ्रेंडशिप के लिए एक कदम उठाया जाता है, तो इस दिशा में आपको बार बार देखने को मिल जाएगा। वो गलवान का मामला हो, गलवान जब घटना हुआ था उसके बाद बैठक होने वाली थी ब्रिक्स की, तो उसके बाद आपको ये गलवान में भी सेना वापसी की गई थी, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो देखिए, यह 16वें जो दौर के सैन्य कमांडर स्तर की बैठक में बनी यह सहमति, तो आप लोग याद रखिएगा। और गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके PP जो 5 पॉइंट है, 15 पॉइंट है, उसे वहां से सैनिक वापसी करेगी। यह आपको इससे रिलेटेड आपको पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में है। देखिए, जो गलवान के सैनिक वापसी उत्पन्न तनाव के बाद यह दूसरा अवसर जो है, जो गलवान घाटी से संबंधित जो चीज़ें देखने को मिली थी उसके बाद। नेक्स्ट है आपको यहाँ से देखने के सैन्य विवाद निपटाने के गोगरा हॉट स्प्रिंग का इलाका सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ था। यहाँ से सैनिकों की वापसी के बाद माना जा रहा है कि अगले सप्ताह जो समरकंद में उज्बेकिस्तान में संघाई SCO की जो बैठक होने वाली है, इस पर कितनी बार आप लोगों को वीडियो चर्चा किया जा चुका है दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में, तो पूर्व का जो वीडियो है उसे ज़रूर देख लीजिएगा।
तो इस बैठक शिखर वार्ता जो होगी उसमें नरेंद्र मोदी, भारत के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो चीन के हैं शी जिनपिंग, उनकी मुलाकात होने की संभावना है। तो एक फ्रेंडशिप के तौर पर यह कार्य किया गया कि दोनों देश जब एक मंच पर बैठे, एक मंच पर आए सामने, तो दोनों के बीच एक मैत्रीपूर्ण संबंधों माहौल में चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए किया गया है। देखिए 2006 का डोकलाम विवाद हुआ था, उसके बाद गलवान घाटी 2020 में हुआ था। तो ब्रिक्स सम्मेलन जब हुआ तो डोकलाम विवाद जो भूटान का जो सीमा विवाद था उसमें उस विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। साथ ही साथ गलवान घाटी जो पूर्वी लद्दाख जो क्षेत्र है, लद्दाख का जो क्षेत्र है पूर्वी जो चीन से सीमा, अक्साई चीन से सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर भारतीय जवाब कार्रवाई की हालत बिगड़ी थी और जून में सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हालात हुए थे। और देखिए उसके बाद यह पहला अवसर होगा जब फिर से एक मंच पर दोनों राष्ट्र के प्रमुख आएंगे, तो यह महत्वपूर्ण कदम होगा, महत्वपूर्ण देखने को घटना मिलेगी। उसके बाद क्या दिशा और दशा निर्धारित होता है दोनों देशों के बीच के संबंध में। तो देखिए कुछ उससे पहले की नोट्स आप लोग याद रखिएगा, चर्चा में क्यों था। हालिया विवाद जो अक्साई चीन क्षेत्र में गलवान घाटी रहा हो से लेकर दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने यह चर्चा का विषय रहा हो, या गोगरा हीट स्प्रिंग जैसे क्षेत्र का असैन्यकरण करना अर्थात सेना को वापस बुलाना, उसे शांत क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो करना, इसके संदर्भ में हमेशा चर्चा में रहेगा। या कोई भी चर्चा का विषय हो, किसी भी प्रकार का अगर चर्चा का विषय होगा तो उसमें दोनों के संबंधों के बीच में आपको चर्चा देखने को मिल जाएगा। तो अनुरुद्ध विकास हुआ है, रुक रुक के विकास हो रहा है दोनों देशों के बीच लगातार। यह ऐसा नहीं कि जब से भारत आज़ाद हुआ है तो भारत और चीन एक तरफा दम जैसे पाकिस्तान के बीच और इंडिया के बीच होता है कि सारी वार्ताओं को बंद कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ कभी बंद होगा फिर पुनः स्टार्ट होगा, तो यह घटना देखने को मिलता है। तो इस संबंध में हम लोग अनुरुद्ध विकास देखेंगे क्या है। तो हजारों वर्ष से जब तिब्बत एक क्षेत्र के रूप में काम किया था, एक ऐसे क्षेत्र के रूप में काम किया था, बफर स्टेट के रूप में काम करता था, भारत चीन की भौगोलिक रूप से अलग और शांत रखा। परंतु जब वर्ष 1950 में चीन तिब्बत पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया तो भारत चीन की आपस की सीमा साझा होने लगी, अब दोनों पड़ोसी देश बन गए। देखिए भारत का ऊपर का क्षेत्र जो है ऐसे, और उसके बाद यहाँ से लेकर पूरा तिब्बत का क्षेत्र आपको है, तिब्बत का क्षेत्र ऐसे है जिसमें नेपाल का भी क्षेत्र, भूटान मिलता है, भूटान का भी क्षेत्र मिलेगा, और हमारा अरुणाचल का प्रदेश जो है इधर आपको ऐसे इंडिया है, आप लोग देख रहे होंगे ऐसे इंडिया है। तो यह पहले बफर स्टेट के रूप में काम करता था, नेपाल भी बफर स्टेट के रूप में काम करता था, भूटान भी बफर स्टेट के रूप में काम करता था। पर जब 1950 में चीन ने तिब्बत को अपना क्षेत्र बना लिया तो चीन का पूर्वी जो सीमा क्षेत्र पहले बफर स्टेट के रूप में जो ये सब देश कार्य कर रहे थे, अब चीन के सीमावर्ती, भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों से चीन के सीमावर्ती क्षेत्र जुड़ गए और उसके बाद विवाद उत्पन्न होना शुरू हो गया। 1950 से पहले ऐसा कोई विवाद हमारे चीन के साथ नहीं हुआ था, तो आप इस चीज़ को समझिएगा। और चीन प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ एक बौद्ध धर्म रूप से भी सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए थे लोग, उसके हमारे यहाँ सांस्कृतिक आचरण करते थे, लोग आते जाते थे। बहुत से बुद्धिस्ट जो विद्वान हैं हमारे यहाँ आके शिक्षा ग्रहण किए। तो 1950 से यह स्थिति बहुत बेहतर थी पहले, पर 50 के बाद स्थिति कुछ विदेशी नीति में कुछ परिवर्तन देखने को मिला। तो देखिए नोट यहाँ याद रखिएगा क्या कि जब 1959 में तिब्बती लोग के आध्यात्मिक और लौकिक प्रमुख जो दलाई लामा और उनके अन्य साथी जो थे तिब्बती शरणार्थी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला याद रखिए बस गए। विवाद जब चीन ने तिब्बत पर जब आक्रमण करके उसे कब्जा कर लिया तो वहाँ से लोकतांत्रिक विरोध उत्पन्न हुआ और जिसमें दलाई लामा प्रमुख थे। उनके अगुवाई में जितने लोग थे सभी लोग आए चीनी प्रताड़ना के एवज में भारत में हिमाचल प्रदेश जो क्षेत्र है वहाँ के एक धर्मशाला जगह है, वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर इससे चीन इसको भारत और चीन के रिश्तों में एक विवाद का कारण मानता है। इस पर एक वीडियो बना हुआ है तो आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिए, इस पर विस्तार से उसमें चर्चा की गई है। इसके पश्चात क्या हुआ था, चीन भारत तिब्बत और पूरे हिमालय क्षेत्र विस्तारवाद और साम्राज्यवाद के प्रसार का आरोप लगा दिया। तो यह भी देखिए क्या है,
चीन ने पहले हमला करता है तिब्बत पर और किसको विस्तार का लगाता है आरोप, भारत पर आरोप लगाता है। ध्यान रखिएगा, चोरी करो तुम, सीना चोरी भी करो तुम, यही कॉन्सेप्ट जो होता है यह चीन इस संदर्भ में समझता। और चीन के दादागिरी से सभी राष्ट्र प्रभावित है। चीन के जितने पड़ोसी राष्ट्र हैं, वो ताइवान की चर्चा हो, दक्षिण कोरिया की चर्चा हो, जापान की चर्चा हो, या 9 डेज का मामला हो, जितने पूर्ववर्ती फिलीपींस हो, सभी या दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, सभी चीन के विस्तारवादी नीति से ग्रस्त हैं। और इसी के एवज में बहुत से फ्रंट क्षेत्र बन रहे, जिसमें आपको क्वाड का नाम सुनते होंगे। इसके साथ साथ दक्षिण पूर्व एशियाई जो संगठन बनाया जा रहा है, उसमें भी बहुत से चीज़ें की जा रही हैं। साथ ही साथ आपको हिंद प्रशांत रीजन का भी चर्चा आप लोग सुने होंगे हाल ही में, जिस पर मैंने चर्चा किया है सभी पर। तो यह रीज़न इसके पीछे वही है कि चीन के विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए ये सब संगठनों फ्रंट खोलना, एक अलग द्वार खोलना जिस पर चीन को प्रतिस्थापित किया जा सके। तो ये सब फैक्ट है इसमें। अब याद रखिएगा, 20वीं सदी के मध्य तक भारत चीन के बीच संबंध न्यूनतम थे और कुछ व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और विद्वानों का आगमन तक ही सीमित थे। ध्यान रखिएगा, 20वीं सदी का जो मध्य था वहाँ तक बहुत से व्यापारी, तीर्थयात्री और विद्वान लोग ही आया करते थे। पर जब आज़ाद हुआ भारत, उसके बाद वर्ष 1954 में नेहरू और झुआंग एनलाई जो थे वहाँ के राष्ट्रपति ने हिंद चीनी भाई भाई के नारे के साथ पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर करते हैं, ताकि क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कार्य योजना तैयार किया जा सके। तो आप लोग याद रखिएगा, 1954 में पंचशील समझौता किनके बीच, नेहरू और झाओ एनलाई के बीच, हिंदी चीनी भाई भाई, ये बहुत ही चर्चा में रहा था 1960 और 70 के दशक में। आपको याद रखिएगा, 60-70 का दशक में यह नारा बहुत ही ज़ोर शोर से बोला जाता था कि हिंदी चीनी भाई भाई हैं, इस पर कभी आक्रमण नहीं करेगा। पर 62 के बाद स्थिति अचानक परिवर्तन आ जाता है, जब 62 में सीमा संघर्ष में द्विपक्षीय संबंधों गंभीर झटका लगा। और उसके बाद 1976 में भारत चीन राजनयिक संबंध जो फिर से बहाल किए गए। और 1962 में जो युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की हार हुई थी, और वो कुछ कारण थे ऐसे जिसके कारण प्रशासनिक राजनीतिक अदूरदर्शिता के कारण यह युद्ध हारी थी, जबकि हमारी सेना तत्पर थी। उसे सही समय पर सही निर्देश नहीं मिले थे, जिसके कारण यह देखने को मिला था। वह एक अलग विवाद का कारण हो सकता है, प्रश्न क्रिएट कर सकता है। पर आप लोग जानिएगा यहाँ बस केवल यह 1962 के जो सीमा संघर्ष हुआ था, उसके बाद स्थितियाँ बिगड़ी। फिर 1976 के बाद पुनः बहाल होता है। वर्ष 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने द्विपक्षीय संबंधों को सामान्यीकरण करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और चीन का दौरा करते हैं। और दोनों पक्ष सीमा विवाद के प्रश्न पर पारस्परिक स्वीकार्य समाधान, अर्थात जो पंचशील समझौता है, जो के आधार पर ही हम अपने सीमा जो भी मामले हैं उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। यह कार्य और गतिविधि देखने को मिला था पारस्परिक स्वीकार समाधान के तहत। और अन्य क्षेत्रीय जो क्षेत्रों में सक्रिय रूप से द्विपक्षीय संबंधों के विकास में के लिए सहमति हुई थी। तो साथ ही साथ देखते सीमा भी विवाद समाधान के लिए कुछ प्रश्न यहाँ पर कुछ कार्य किए गए थे, और साथ ही साथ इसके साथ नए द्वार भी खोले जिस पर कार्य और गतिविधि करने की, द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के लिए कार्य और दिशा निर्धारित किए गए थे। तो यह राजीव गांधी जी के काल में हुआ था। वर्ष 1992 में फिर क्या घटना हुई, जो राष्ट्रपति आर वेंकट रमन थे, भारत गणराज्य की स्वतंत्रता के बाद चीन का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति थे। तो आपको यहाँ से पीटी में प्रश्न पूछा गया है, पीसीएस में, और साथ में यूपीएससी में आपको इससे प्रश्न ऑप्शन के तौर पर पूछा गया, जैसे क्वेश्चन कोई हो उसका ऑप्शन पूछा था, उसके संदर्भ में ये पूछा भी गया है। वर्ष 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जो थे चीन का दौरा किया और दोनों पक्ष के बीच भारत चीन संबंधों को, सिद्धांतों को व्यापक सहयोग की घोषणा करने के लिए क्या किया गया, द डिक्लेरेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑन कॉम्प्रेसिव कोऑपरेशन इन चाइना इंडिया रिलेशनशिप। यह बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन था जो आने वाले समय, जो उसके बाद जो समय 2003 के बाद दशा अदिशा को निर्धारित किया। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत चीन के रिश्तों के बढ़ावा देने के लिए 2003 का वाजपेयी दौरा जो था, प्रधानमंत्री वाजपेयी का दौरा, डिक्लेरेशन जो किया गया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। वर्ष 2011 में चीन भारत विनिमय वर्ष और वर्ष 2012 में
चीन भारत मैत्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया गया। तो ये सब पीसीएस में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग याद रखिएगा जब भी रिश्ते भारत और चीन के रिश्ते के संबंध में चर्चा करना हो तो ये सब जो टैग लाइन है, की पॉइंट है, आप लोग को ऐड करना चाहिए ताकि आंसर इम्प्रूवमेंट लगे और आप एक सीरियल वे से आप रिश्ते को समझा सके कि दिशा और दशा क्या रहा है दोनों देशों के बीच। तो इस सब का एग्जाम्पल देना आप लोग को अनिवार्य है कि 2011 में क्या हुआ था, 88 में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, या 54 में क्या हुआ, 62 में क्या हुआ। एक सिलसिले वे से दशक वाई आप लोग दे रहे हैं, एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहिए। तो 11 में क्या हुआ, भारत विनिमय वर्ष मनाया गया वो 2011 में, और 2012 में भारत चीन मैत्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री जो चीन का दौरा किया, इसके बाद चीन के भारतीय आधिकारिक तीर्थ यात्रियों के लिए नाथुला दर्रा को खोलने का फैसला किया। अब भारत ने चीन में भारत पर्यटन वर्ष मनाया था। ध्यान रखिएगा, नाथुला दर्रा खोला गया आधिकारिक रूप से तीर्थ यात्रा के संदर्भ में, तो यह भी आप लोग को याद रखिएगा। 2015 के बाद नाथुला दर्रा को खोल दिया गया और चीन में भारत के लिए पर्यटन वर्ष मनाया गया, भारत पर्यटन वर्ष चीन में। तो यह आपको पीटी फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। वर्ष 2018 में चीन के राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच वुहान में भारतीय चीन औपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और उनके बीच गहन विचार विमर्श हुआ और वैश्विक और द्विपक्षीय राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ घरेलू और विदेशी नीतियों के लिए संबंधित दृष्टिकोण पर व्यापक सहमति बनी। तो वुहान वार्ता भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखिएगा 2018 में जो वार्ता हुई वुहान वार्ता, इसको वुहान वार्ता भी बोला जाता है। इससे यह स्पष्ट किया कि एशियाई क्षेत्र में हमारे परस्पर हित साझा हैं, तो इसके दृष्टि में हम लोग को कार्य करने की जरूरत है। पुनः वर्ष 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति भी चेन्नई में दूसरा अनौपचारिक शिखर वार्ता, आप लोग देखे होंगे बहुत बार वीडियो कि प्रधानमंत्री जो हमारे पीएम हैं चीन और जो राष्ट्रपति जिनपिंग है उनको अपने एक चबूतरे पर बैठाए हुए थे और यह विश्व के पटल पर यह तस्वीर बहुत ही चर्चा का रहा था। साथ ही मंदिरों का, यह मंदिर जो तीर्थ साउथ के जो मंदिर हैं उनका भ्रमण करवाए थे, उनकी विरासतों को समझाया था, साझा जो हमारा जो इतिहास रहा उसके संदर्भ में कुछ चीज़ें थी स्पष्ट की थी। तो यह विश्व के पटल में वो तस्वीर देखने को चर्चा में रहा था क्योंकि चीन ने पहली बार ऐसा कार्य किया था जो किसी प्रधानमंत्री के साथ इस तरह कैजुअली आपको चहलकदमी करते हुए विदेश नीति को उस पर चर्चा कर रहे थे। तो यह बहुत ही देखने वाली बात है और जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं पीएम, उनकी यह प्रासंगिक छवि है। यह विश्व के पटल पर इनके इस नेतृत्व जो अभिकरण है, नेतृत्व को संभालने का जो तकनीक है विश्व में चर्चा का विषय है। विश्व के अधिक से अधिक देश इस तकनीक को सीख रहे हैं कि किसी देश के साथ कूटनीतिक संबंध कितने कैजुअल तरीके से बढ़ाया जा सकता है और कितने बेहतर तरीके से अपने बोलचाल के दरमियान ही डिसाइड किए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए पहले क्या था, विदेश नीति थ्योरी था कि हम टेबल पर बैठेंगे और टेबल पर सारे पक्षों की चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि भारतीय प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री ये नहीं करते हैं। इसके साथ उन्हें विश्वास में लेने के लिए कुछ ऐसे स्थलों का भ्रमण कराते हैं, कुछ ऐसे प्रसिद्ध स्थलों को उनके साथ वहाँ पर कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज कराई जाती है ताकि एक दूसरे के साथ मित्रता विश्व में और हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो दोनों देश के लोग हैं, उनको यह विश्वास कायम हो कि हमारा राष्ट्र का प्रमुख इतना कैजुअली मिल रहा है तो लोगों के बीच एक परस्पर विश्वास उत्पन्न होता। तो ये कॉन्सेप्ट पहली बार प्रधानमंत्री जो मोदी आए हैं उनके बाद ये कॉन्सेप्ट भारत में भी देखने को मिला, विश्व में भी, यह अब धीरे धीरे विश्व में भी देखने को मिल रहा है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भारतीय शीर्ष राजनीति का कूटनीति का एक उपकरण के रूप में इसका उपयोग करना, इसे बहुत से लोग आम तरीके से समझते होंगे, पर आप ध्यान रखिएगा, आपसे यह कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसी कौन सी तकनीक अपनाई जाती है जो
दो देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को स्थापित करने में अहम भूमिका अदा करती है। तो इसका उदाहरण आप लोग बेहतर तरीके से दीजिएगा और आपके आंसर को और इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि भारत में यह पहली बार कॉन्सेप्ट आया है और लगातार आपको रिश्ते दूसरे देशों के साथ यह देखने को मिला होगा। वह जापान के साथ रिश्ते हो, चीन के साथ हो, ब्राज़ील के साथ हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो या तो अमेरिका के साथ हो। जो अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट आया था, देखिए जो ट्रम्प जी जो आए थे अहमदाबाद हाउडी मोदी कॉन्सेप्ट में, तो आप उन देखते कोई प्रधानमंत्री किसी देश के विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के साथ कंधे पर कंधा रख के आगे चल रहे होंगे। कभी कल्पना विश्व का कोई देश नहीं कर सकता था। डरते थे कि हम प्रोटोकॉल को न तोड़ दें, और ऐसा नहीं कि केवल नरेंद्र मोदी के द्वारा ही प्रोटोकॉल के संबंध में ऐसा किया गया, ट्रम्प के द्वारा भी ऐसा किया गया था। हाल ही में आप देखे होंगे कि मंच पर G20 के मंच पर आप लोग देखे होंगे प्रधानमंत्री बाहर खड़े थे और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन थे, उनसे मिलने के लिए पीछे से उनका कंधा पकड़ते हैं और उनसे मिलने के लिए अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं। देखिए यह समान अभिकरण लग सकता है समान अभ्यर्थियों के लिए, समान लोगों के लिए, पर ये राजनीतिक मंशा को दर्शाता है, कूटनीतिक मंशा को दर्शाता है कि भारत की छवि अब कूटनीतिक स्तर पर किस लेवल पर पहुंच गई है। तो ये समझिएगा, इसलिए ये सब चीज़ें आप लोग को समझाने की ज़रूरत है और आप लोग को समझने की भी ज़रूरत है। इसे किसी रूप से पॉलिटिकल व्यू मत लीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट है और उसे समझने की ज़रूरत है। भारत चीन के बीच विवाद के बिंदु क्या है? जैसे सीमा विवाद का बिंदु, जैसे पेंगोंग सो मोरारी झील, आप जैसे पेंगोंग झील के विवाद 2019 कह सकते हैं, डोकलाम गतिरोध 2016-17 इसे कह सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के आसफिला क्षेत्र का विवाद भी रहा है, जिस पर हम लोग चर्चा हाल ही में किए हैं। परमाणु आपूर्ति समूह न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, उसमें भारत का प्रवेश पर रोक हमेशा चीन लगाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का स्थायी सदस्यता आदि पर चीन का प्रतिकूल रुख रहा है। देखिए जितने भी विदेश नीति को संभालने के लिए जितने भी कार्य गतिविधि हुए वो सब कहीं ना कहीं धरे रह जाते इन सब विवादों के सुलझाने में। जब इन सब विवादों पर यथास्थिति चीन अपना कायम रखता है रवैया, तो यह आगे आने वाले समय में धीरे धीरे इन सब चीज़ों पर हम लोग सॉर्ट आउट करते जाएंगे, पर वर्तमान रूप से स्थिति यही है। साथ ही साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो पहल है, इनिशिएटिव जो BRO जिसे BRO भी कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ चीन या पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे CPEC भी बोला जाता है, तो यह विवाद का कारण है और इसके पक्ष और विपक्ष दोनों इसके मामले हैं। सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे पर चीन पाकिस्तान का बचाव और समर्थन करता। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान से संबंधित एक आतंकवादी को घोषित करने के लिए प्रस्ताव आया था, जिसमें चीन ने समय मांगा है उस पर निर्णय लेने के लिए और उसे कुछ वर्षों के लिए, कुछ समय के लिए टाल दिया मामले को। तो यह भी आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ चीन ने हिंद प्रशांत महासागर में भारत क्वाड के सदस्य की भूमिका का भी असंतोष जाहिर किया। तो यह भी एक प्रश्न विवाद का कारण देखने को मिलता है। तो विवाद के कारण बहुत है, सीमा विवाद है, बेल्ट के संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, क्योंकि वो हमारे सीमा क्षेत्र से होकर जाता है, इसके लिए विरोध करता है भारत। या तो मोतियों का माला का संदर्भ हम लोग समझ सकते हैं। हिंद प्रशांत क्वाड में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, भारत अन्य देशों के साथ मिलकर जो भूमिका निर्वहन कर रहा है चीन के प्रतिस्पर्धा के रूप में, चीन के प्रतिरोध को रोकने के लिए, तो यह भी एक असंतोष का कारक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग जानिएगा। अब देखिए विवाद का कारण भी जान लिए, तो अब विवाद सहयोग के पक्ष भी कुछ जान लिए जो एग्जाम में आप लोग को लिखने के लिए हेल्पफुल हो सके। तो राजनीतिक और राजनयिक संबंध तो मैंने आप लोगों को पहले ही चर्चा कर दिया, वो यहाँ रहेगा। और उसके साथ ही साथ दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्रा का लगातार आदान प्रदान हुआ है। अंतर संसदीय मैत्री समूह स्थापना हुआ है। सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की बैठक आदि का आयोजन समय समय पर किया जाता है, जिसका हाल ही में ये बैठक जो वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं 16वें बैठक हुआ, इसी के संदर्भ में हुआ है। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वैश्विक क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताएं के विषय भी उभर कर सामने है। विचारों का आदान प्रदान लगभग 50 संवाद तंत्र स्थापित किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, अभी तक 50 से अधिक आपको संवाद क्षेत्र स्थापित किया गया है, तंत्र को डेवलप किया गया है।
अब आर्थिक संबंध क्या है? भारत औद्योगिक पार्क और ई कॉमर्स अन्य क्षेत्रों में लगभग 1000 से अधिक चीनी कंपनियों को निवेश किया है। भारत में चीन की कंपनियां निवेश की है और हाल में बहुत से चीज़ें आप लोगों को देखेंगे, इसके संबंध में बहुत से हुआ था डिस्प्यूट, ये भी एक कारक है आर्थिक संबंध में। और 2.7 बिलियन से अधिक लोग संयुक्त बाजार और दुनिया के 20% GDP सकल घरेलू उत्पाद के साथ भारत और चीन के लिए आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं विद्यमान है। तो यह भी आर्थिक मंच के संदर्भ में एक पॉजिटिव फैक्ट है, इसे जानना चाहिए। अब नेक्स्ट है भारत के वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों, यह साफ तौर पर जाहिर हुआ है कि भारत चीन के आयात निर्भरता लगातार बढ़ रही है, अर्थात हम चीन से अधिक आयात कर रहे हैं और निर्यात कम हो रहा है। तो उसके संदर्भ में भी यह आंकड़ा देखने को मिल सकता है, जिसमें मंत्रालय के अनुसार, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021-22 में दोनों देश के बीच करीब 115 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसकी तुलना में गत वर्ष की तुलना में बढ़ा है, जबकि गत वर्ष क्या हुआ, 86 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। हम एकाएक इससे व्यापार को बंद नहीं कर सकते, इसके लिए हमें निर्यात प्रोत्साहन को बल दिया जा रहा है और जिससे PLI योजना, बहुत से इंसेटिव भारत सरकार द्वारा निर्यातोन्मुख योजनाओं को कार्य किया जा रहा है, जिसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कुछ वर्षों बाद इस अंतर को हम लोग कम कर सकते हैं और सरकार इस पर बेहतर कार्य कर रही है। केवल आंकड़ों पर मत जाइएगा, आने वाले समय में 10 से 15 साल में जो 115 अरब डॉलर का जो व्यापार देख रहे हैं वो हमारे फेवर में भी आएगा। तो ये चीज़ें वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इसके साथ ही चीन भारत का आयात भी बढ़ा है, जहां पर यह 94 अरब डॉलर था और गत वर्ष 65.3 अरब डॉलर का रहा था। तो जो आयात में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। अब रक्षा संबंध में सहयोग दोनों देशों के बीच क्या क्या है? तो भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास अब तक 8 दौरे के हो चुके हैं, आयोजित किया जा चुका है। हैंड इन हैंड संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास, अर्थात हम इस पर देखिए, हम लोग किसी भी दौर पर किसी भी तरीके से, जैसे हम लोग संयुक्त अभ्यास जो अन्य देशों के साथ करते हैं, भारत के साथ नहीं, चीन के साथ नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर नियम आपको है पंचशील समझौते और उसके बाद जो पूर्ववर्ती सैन्य समझौते हुए हैं, उसमें आपको केवल हथियार छोड़कर बाकी चीज़ों से लेकर हम संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास करते हैं। यहाँ पर हाइब्रिड जो हथियार होते हैं उसको वर्जित किया गया। तो ये हैंड टू हैंड आपको संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास इस पर किया गया। पीपुल टू पीपुल कनेक्ट थ्योरी एक है, वह भी भारत और चीन के संदर्भ में आपको देखने को मिल जाता है। दोनों देश कला, प्रकाशन, मीडिया, फिल्म, टेलीविज़न, संग्रहालय, खेल, युवा, पर्यटन, स्थानीयता और पारंपरिक चिकित्सा, योग, शिक्षा तथा थिंक टैंक क्षेत्र में आदान प्रदान करने के लिए सहयोग बहुत अधिक प्रगति की हालिया दिनों में देखने को मिला है। यह भी एक कार्य और गतिविधि देखने को मिलता है कि दोनों देश इन सभी क्षेत्रों में कनेक्ट हो रहे हैं। पीपुल लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, चीन के भी लोग, भारत के भी लोग। साथ में दोनों देशों ने सिस्टर सिटीज़ को डेवलप किया है और प्रांतों के 14 जोड़े स्थापित किए, जिसमें फुजियान प्रांत तमिलनाडु को सिस्टर स्टेट के रूप में, जबकि चिनझाओ को चेन्नई नगर के सिस्टर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऐसे 14 जोड़े सिटी स्थापित किए जाएंगे, सिस्टर सिटी, आने वाले समय में। तो आप लोग देख सकते हैं किस रूप से काम हो रहा है। अब इसी के अतिरिक्त आप लोगों को मेंस मॉडल प्रश्न सारे आयामों को चर्चा कर दी गई है, जो आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को काम देगा। यूपीएससी के मेंस में, पीसीएस के मेंस में, इसके अंदर के पीटी फैक्ट आपको काम देंगे। तो अब आप लोग मॉडल प्रश्न ले लीजिए और अभ्यास कीजिएगा। हालांकि अभी तक आप लोग शुरुआत नहीं किए हैं, फिर भी मेरा जो काम है मैं करूँगा, आप लोग जो अपना काम है करिए। अगर लगता है कि आंसर नहीं लिखने से आप लोग का सिलेक्शन होगा तो आप इसी पर रहिए। आपको केवल PDF प्राप्त हो जाएगा या इससे नोट प्राप्त हो जाएगा और चाहते हैं मेरा सिलेक्शन यूपीएससी या पीसीएस में हो जाएगा। अगर आप इस भ्रम में हैं तो आप इस भ्रम में रहिए। मेरा जो कहना है, मैं जो आपको गाइड कर सकता हूं, जो आपको सही लगेगा। देखिए, बहुत से होते हैं टीचर, ऐसे होते हैं केवल अपने खाना पूर्ति करते, अपने व्यू बढ़ाते हैं और अपना जो चीज़ें हैं उनको इकोनॉमिकल बस
मतलब रहता, मैं उस तरीके का नहीं, मैं बार बार बोल कर आपसे यह काम करवा भी सकता हूं और मेरा यह हक भी बनता है। अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपसे कुछ मैं उसके एवज़ में कुछ चीज़ें प्राप्त करने का हक भी रखता हूं, तो उसमें आपको यह कार्य करना अनिवार्य होगा। जिनको लगता है मुझे सिलेक्शन यूपीएससी और पीसीएस में प्राप्त करना है तो ये कार्य जरूर करिएगा, अन्यथा आपकी मर्ज़ी, जो करना है करिए। तो थिंक टैंक मॉडल प्रश्न के रूप में देखिए कि भारत चीन संबंध हालिया घटनाओं से अधिक प्रभावित दिख रहा है। एशियाई शक्तियों के रूप में दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते कायम करने के लिए कौन कौन से प्रासंगिक कदम उठाए जा सकते हैं। तो आपको यह स्पष्ट करना है कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिस पर दोनों देशों को अपने साझा भविष्य को तय करने के लिए कार्य करें, जिससे एशियाई शक्ति के रूप में ये दोनों देश उभरे विश्व में। तो इसके लिए आप लोग आंसर राइटिंग दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप लोग सेंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए यह आप लोगों को बस ये जानना है, कर्तव्य पृष्ठ पर दिखेगा भारत का भविष्य मोदी जी के द्वारा कहा, जो हमारा जो प्रधानमंत्री है वो कुछ कल जो जो आपको कल उद्घाटन जो क्षेत्र को किया गया उसके संदर्भ में यह न्यूज़ देखने को मिल रहा है। इसके संबंध में कुछ बातें की गई है, तो आप इसको बस केवल पढ़ लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको मेंस में मुझे नहीं लगता है पूछना चाहिए, पर जो भी चीज़ें आंकड़ा दिया गया है लास्ट पेज में भी आंकड़ा दिया गया जो PDF प्राप्त होगा, इससे कर्तव्य पथ से रिलेटेड सारे चीज़ों को कवर कर दिया गया है। तो आप लोग उसे वहाँ कर लीजिए, क्योंकि इस पर जो चीज़ें लिखी हुई उसी को बोलना उचित नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें मैं इसको कितना मॉडरेट करूँगा। यहाँ पर काफ़ी इनफ दिया हुआ है, तो अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप इसे न्यूज़ को स्वयं से कलेक्ट कर लीजिएगा, कुछ चीज़ें स्वयं से भी कर लीजिए ताकि आप लोग आंसर को और भी इम्प्रूव कर सकें। देखिए कल ब्रिटेन की जो महारानी थी रात को डेथ कर गई, 70 साल का राज करने वाली महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ, जो विश्व में प्रथम ऐसी है जो इतने से अधिक सालों तक राज्य की है। तो 1952 में 6 फरवरी 1952 में इनका साम्राज्य की शासिका बनी थी, ब्रिटिश साम्राज्य की। और एलिजाबेथ जो 70 साल 211 दिन तक सिंहासन में बनी, वह दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासिका प्रमुख थी। यह किंग जॉर्ज छठे और महारानी एलिजाबेथ की संतान एलिजाबेथ द्वितीय। 1947 में फिलिप माउंटबेटन से इनका विवाह हुआ था। और इसी के संदर्भ में आपको पीटी फैक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आप लोग पीटी फैक्ट इसको क्रिएट कीजिएगा। एक पीटी फैक्ट यहाँ है कि इनके कार्य में सर्वाधिक 15 प्रधानमंत्री कार्यकाल ने, क्योंकि लंबे समय तक रहे होंगे ऑब्वियसली, तो इतने 70 साल में 15 प्रधानमंत्री ब्रिटेन ने दिया और 15 प्रधानमंत्री इनके शासनकाल में। तो कल भी इससे रिलेटेड आप लोगों को न्यूज़ पढ़ने को मिला था, देखने को मिला था। लीज ट्रंस आखिरी रही थी और प्रथम आपको पीएम, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, आप एक बार देख लीजिएगा। कल के चर्चा में आप लोगों को मैंने किया भी था शायद, तो एक बार रिकॉल नहीं हो रहा, अभी होता है कभी कभी जो नहीं स्पष्ट होता उस पर मैं चर्चा नहीं करता हूँ। देखिए संवैधानिक विकास, यह भी GS2 पेपर के संवैधानिक विकास टॉपिक में यूपीएससी के पेपर में, GS2 के पेपर में आज का न्यूज़ यह करंट आप लोगों को यह कवर करता है। इस पर पहले भी आपको 31 अगस्त के न्यूज़ में यह कवर किया गया एक टॉपिक, उसमें नया चीज़ है, बस आप ऐड कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें पहले ही बता दी गई है, तो उस न्यूज़ को जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग को कि जो न्यूज़ पहले कवर कर लिया गया उससे रिलेटेड की नोट्स बना लीजिए। होगा यह कि अब आर्थिक आरक्षण के संदर्भ में 31 अगस्त को मैंने चर्चा कर दिया है, तो उसके बेसिक मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। तो आप अब केवल जो भी अपडेट होगा उसको ऐड करते जाना है, तो आपका काम जो होगा बहुत आसान होगा। मेहनत एक बार लगेगा, पर आने वाले समय में वो काम बहुत ही आसान तरीके से होगा और आउटपुट आप लोग अधिक दे पाइएगा। इसलिए अब नया है, इसमें देख लीजिएगा। संविधान पीठ का गठन हुआ है, तो उसमें 5 जो न्यायाधीश हैं उनका नाम आप लोग बस ऐड कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में इसका यूज कभी किया जा सके, या पीटी और इन कभी प्रश्न पूछे तो प्रश्न का आंसर दे सके। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो यू ललित है वो रहेंगे, दिनेश महेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला त्रिवेदी, GB पार्डीवाला,
5 सदस्यीय पीठ की सुनवाई करेंगे। तो यह इससे संबंधित आपको संवैधानिक बेंच का गठन किया गया और यह प्रश्न करेगा क्या 103 संविधान संशोधन जो है वो संविधान के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है या उसकी संवैधानिकता का आधार क्या है। तो इससे संबंधित जो टॉपिक आप लोगों को आएगा आने वाले समय में, इनका आपको निर्णय आने दीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर और भी जो 31 अगस्त का न्यूज़ है उसके कवर जो किया गया उसके बाद इसको ऐड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए कल के न्यूज़ में 7 सितंबर और 8 सितंबर के ही न्यूज़ में आप लोगों को यह टॉपिक कवर किया गया है, प्रदूषण और उसका प्रभाव, पर्यावरण संरक्षण और चुनौतियों से संबंधित GS 3 के टॉपिक में, GS पेपर 3 के टॉपिक जो है यह प्रदूषण, प्रभाव, पर्यावरण संरक्षण, चुनौती उससे रिलेटेड। तो उसमें कल बताया गया था किस शहर में कम हुआ है वायु प्रदूषण, और आज के न्यूज़ में बताया गया है, न्यूज़ कवर जो किया गया है, किस शहर में 2017 का स्तर से रिलेटेड 2022 में स्तर बढ़ा है। तो आप लोग इसे बस इस डाटा को ऐड कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें जो पहले बताई जा चुकी है पहले के न्यूज़ में वही सेम टू सेम रहे। वायु प्रदूषण सूचकांक क्या है, रणनीति क्या है, वायु प्रदूषक क्या होते हैं, सभी चीज़ स्टैटिक्स पार्ट वही रहेंगे। तो आप लोग बस ऐड कर लीजिए, इसलिए मैं आप लोग को पहले बोलता था। अब आप लोग समझिएगा कि पूर्व के लिस्ट को मैं क्यों बार बार सेंड करता हूँ आपको ग्रुप में, क्यों आप लोगों को बार बार देखने को बोलता हूँ, इसलिए कि जो स्टैटिक्स पार्ट एक बार कर दिए गए हैं उसका लाभ आने वाले समय में आप बार बार उठा सके और न्यूज़ कौन सा बार बार आ रहा है आप उसको समझ सके, ये आने वाले एग्ज़ाम में ये क्या न्यूज़ कवर हो सकता है क्या नहीं। तो आप लोग को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहीं से गेस क्वेश्चन कर पाइएगा। इस साल PT में, मेंस में आपको इंटरव्यू में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए एक और भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस न्यूज़ को कवर करने से पहले कुछ चीज़ें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। किसी भी प्रकार के धार्मिक आधार पर आकलन नहीं कीजिएगा। जो चीज़ें सच है, हकीकत है, मौलिक अधिकार से अधिक मौलिक कर्तव्य जवाबदेह है, तो यह आप लोग को समझने की ज़रूरत है। कोई किन्हीं को अगर किसी शब्द से अगर हताश लगेगा, बुरा लगेगा तो पहले ही माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि यह ऐसा मामला है अगर इसको छुआ जाएगा तो किसी एक पक्ष को अच्छा लगेगा, किसी दूसरे पक्ष को बुरा लगेगा। इसलिए मैं पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ इन सब, क्योंकि ये टॉपिक है और आपको यह GS पेपर 1 के धर्मनिरपेक्षता और संबंधित मामले से जो टॉपिक को कवर करेगा ये आज का न्यूज़। और यह लगातार चर्चा में रहता है लव जिहाद, मुस्लिमों का जो कॉन्सेप्ट है या जो माना जाता है, जो ये खास धर्म के द्वारा एक खास धर्म दूसरे धर्म पर या आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं लव जिहाद कॉन्सेप्ट को, और यह कितना हकीकत है, क्या है, इसके पक्ष विपक्ष सभी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इससे संबंधित कौन कौन से नियम कानून है, धर्मांतरण से संबंधित कौन से कानून, किस राज्य स्टेट में ये सब कानून लाया गया है। उससे पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि देखिए लव जिहाद का स्तर या इस प्रकार की प्रताड़ना का स्तर क्या है, उसके इन सारे न्यूज़ पर मैं नहीं जाऊँगा। यह सारे समान प्रताड़ना का स्तर है महिलाओं के साथ, सभी महिलाओं के साथ, वह हिंदू महिलाएं हैं या मुस्लिम महिलाएं हों, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, किसी भी महिला, वो जो एक महिला के साथ प्रताड़ना का स्तर होते हैं यहाँ पर इन सारे न्यूज़ में देखने को मिल सकता है। यह प्रारूप वहाँ हो सकते हैं, पर जो यहाँ पर है जो अंडरलाइन किया उसे आप लोग देखिएगा कि शादी से पूर्व उनका नाम परिवर्तन, जो व्यक्ति हैं उनका नाम गुड्डू हिंदू नहीं है बल्कि मुस्लिम नाम उसका इरशाद अली खान है और पहले से शादीशुदा है। तो सोचिए किसी खास धर्म का व्यक्ति खास उद्देश्य से अगर कोई कार्य कर रहा है तो उस पर प्रश्न उठना लाजमी है, और उस धर्म विशेष के लोगों जो उसके प्रणेता हैं, स्त्रोतक हैं या विचारक हैं, वो भी प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसा क्या इसमें कमी है, उनके धर्म विशेष को, उसके नाम को, छवि को बदनाम कर रही, क्या यह सही है। इसके लिए बहुत से संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं, यहाँ तक कि अनऑफिशियली है या किसी सरकारी डाटा में नहीं होती है, पर बहुत सी चीज़ें नहीं होने के बावजूद वे समाज में, सोसाइटी में एक्सटेंड करती हैं। जैसे हमारे पास वैसे बहुत सी धारणाएं होती हैं कि कोई व्यक्ति विशेष इस रूप से भी कार्य करता, एक अप्रोक्शन होता है, एक विचार लगाया जाता है कि नहीं समाज में ऐसी परिकल्पनाएं जो पौराणिक कल्पनाएं हैं वो कायम हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर एक कार्य देखने को मिलता है। अगर ऐसा नहीं होता तो यह मामला बार बार नहीं आता कि किसी खास व्यक्ति द्वारा नाम परिवार, अगर किसी को प्रेम हो रहा, प्रेम करना गलत बात नहीं है, प्रेम बेशक कीजिए,
किसी भी धर्म विशेष से कर सकते हैं, ये भी उचित है। पर उसके बाद मनसा क्या है यह ज़रूर तय होना चाहिए कि आपका मनसा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ऐसे मामले में उत्तरोत्तर ऐसे बहुत से मामले देखने को मिले। अगर 100 मामले उठा लिए जाए उसमें 95 से लेकर 96 ऐसे मामले होंगे जो लव जिहाद को इंडिकेट करते होंगे, अर्थात किसी खास उद्देश्य के लिए अभिप्रेरित होकर यह काम करना और एक स्व मोटो के कॉन्सेप्ट पर चलना कि हम ऐसा करेंगे तो हमें धार्मिक आधार पर जन्नत या उससे रिलेटेड खुदा जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम एक कट्टर धर्मावलंबी माने जाएंगे। तो यह विचार मेरे नज़र से बहुत ही गलत विचार है। आप जितना भी कट्टर विचारधारा को लेकर चलेंगे आपकी प्रासंगिकता के छवि प्रश्न खड़ा कर देगा आने वाला समय। यह किसी भी खास धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ। अगर किसी धर्म विशेष पर कट्टरता या इस प्रकार की भावना लेकर चलते हैं तो आने वाले कुछ सदी के बाद ही आपकी प्रासंगिकता, क्या आपका वजूद होना चाहिए या नहीं होना, इस पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। लोग इसका विरोध करने लगेंगे और आप समाज से विरोध नहीं कर पाइएगा। समाज में ऐसे लोग होते हैं जिसको सभी समाज के सामाजिक मान्यताओं को स्थापित करना रहता है, वो किसी भी खास धर्म विशेष का क्यों नहीं हो। तो देखिए इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने स्पष्ट कर दिया, ऐसे बहुत सी चीज़ें देखने को मिलता है। यहाँ पे एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, अगर ऐसे मामले हैं तो हिंदू पक्ष के जो लोग हैं या और भी धर्म जैसे सिख, ईसाई और जैन, पारसी जो भी धर्म है, उनकी लड़कियों को यह समझना चाहिए कि आप शादी करने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि मेरा भविष्य कैसा होगा। तो अगर ऐसा कोई मामला आता है तो इस मामले में आप लोग क्यों नहीं सोचते हैं, यह भी प्रश्न है। और यह मैं एक तरफा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। अगर किसी भी लड़की का विवाह किया जाता है तो उसके सभी पक्षों को देखा जाता है कि लड़का नौकरी कर रहा है या नहीं, ऐसा सबल है कि जो आने वाले भविष्य में हमारा जो जीवन गृहस्थी उसे संभाल सकता है या नहीं, जात पात सभी चीज़ों को देखा जाता है। पर इन सब मामलों में कहाँ चले जाती सारी बुद्धिमत्ता, एक बात ज़रूर सोचने की ज़रूरत है। अगर ऐसे मामले आने वाले हैं, अगर किसी पक्ष के द्वारा किया जा रहा है तो स्वयं से संतुलित होने की ज़रूरत है। सभी चीज़ों पर सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। बौद्धिकता ही हमारी पहचान है, इसलिए हमें जानवरों से अलग करता है, मानव की श्रेणी में लाता है कि किसी विषय वस्तु पर हम सोच समझ कर निर्णय ले सकते हैं। तो यह उसके बाद एक पक्ष हो सकता है, पर इसके जो पार्ट है उसको हम लोग आज चर्चा करेंगे कि जैसे लव जिहाद जैसे कॉन्सेप्ट क्या है। जो लव जिहाद, प्रेम और जिहाद का अर्थ एक अरेबिक शब्द है जिसमें जिहाद का अर्थ होता है कि सर्वोत्तम समर्पण का भाव। जिहाद का मतलब यही होता है, सिंपल से शब्द में समझिए कि सर्वोत्तम आपको निछावर कर देना उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो कॉन्सेप्ट, मान लीजिए जिहाद, सेना में जिहाद आ जाए जैसे बाबर ने किया था। उससे पहले या अरबिक कंट्रियों में देखा गया किसी भी युद्ध से पहले जिहाद का नारा लगाया गया था। बौद्धिक जिहाद हो तो बौद्धिक संप्रदाय को वृद्धि करने के लिए एक समर्पण का भाव लाना। इसी प्रकार लव जिहाद हो, या हाल ही में देखने को मिला होगा बहुत से जिहाद के कॉन्सेप्ट डेवलप हुए हैं जिसमें नारकोटिक्स जिहाद भी उत्पन्न हुआ है। तो आप लोग ये सब चीज़ समझिएगा, ये दोनों कार्य होते हैं। पॉजिटिव भी जिहाद संदर्भ आता है, नेगेटिव भी आता है। अब व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है इसे किस संदर्भ में उपयोग कर रहा है। ऐसा नहीं कि जिहाद शब्द नेगेटिव ही हमेशा रहा है, पॉजिटिव भी रहा है। वास्तविकता यह जिहाद शब्द यह बोलता है कि अपने आंतरिक कुरीतियों को दूर करने के लिए स्वयं से लड़ना ही जिहाद है, पर इसको समय के परिस्थिति के अनुसार इसे मॉडरेट किया गया राजनीतिक लाभ के लिए, धार्मिक लाभ के लिए। तो यह सब चीज़ें समझने की बात है। देखिए इससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश राज्यों जैसे ऐसे विवाह रोकने के लिए कानून का निर्माण की बात करें जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने आपको धर्मांतरण से संबंधित कानून ला दिया है और हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्य इस पर कार्य कर रहे हैं, संज्ञा दी गई है। हालांकि याद रखिएगा लव जिहाद के निर्धारण न तो कोई कानूनी आधार है न कोई संवैधानिक आधार है। इसका कोई संवैधानिक और कानूनी आधार नहीं है, नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है जिसे
मीडिया में हाइपर किया गया है और लोगों में भी यह भावना जागृत हुई और कहीं ना कहीं यह सच भी है। ऐसे अगर मामले बार बार देखने को मिलेंगे तो शक का नज़र, आप जानते हैं ना एक चीज़, एक झूठ को अगर 100 बार भी बोला जाए तो सत्य नज़र आता है, तो यही यहाँ पर है। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी बार बार अगर ऐसी घटनाएं आ रही है उभर कर, जिसमें एक व्यक्ति पूरी सीमा नामों में परिवर्तन करके अपनी वास्तविक पहचान को छुपा कर किसी हिंदू महिला के साथ विवाह कर रहा है और उसकी मंशा बाद में ऐसी स्पष्ट होती है, उसके धर्म को धर्मांतर किया जाता है और उसे मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करके यह काम, उसके बाद उसके साथ मानसिक शारीरिक प्रताड़ना की जाती है और उसे बाद में छोड़ दिया जाता है या तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसका पीछे कहीं ना कहीं लव जिहाद कॉन्सेप्ट बार बार डेवलप होगा, ये सब चीज़ें बार बार आएगी तो लव जिहाद का कॉन्सेप्ट एक्चुअली है, इसे समझने की ज़रूरत है और दोनों पक्षों को समझने की ज़रूरत है। अब नोट याद रखिएगा, किसी व्यक्ति के विवाह के चुनाव में कानून का हस्तक्षेप मौजूदा संवैधानिक अधिकारों जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, जीवन के अधिकार की स्वतंत्रता जो दिया हुआ है अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन करता है। हम किसी भी रूप से किसी के चयन के अधिकार को उससे वंचित नहीं कह सकते। कोई भी व्यक्ति अगर वयस्क हो गया है, वो मुस्लिम पक्ष हो, हिंदू पक्ष हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, वो परस्पर विवाह करने के लिए संवैधानिक रूप से उन्हें अधिकार प्राप्त है। पर भारत में लागू हुए विवाह कानून, आप लोग को याद रखना, जब भी इस प्रकार के मामले आएंगे तो आपको GS 1 के पेपर में धर्मनिरपेक्षता संबंधित मामलों में विवाह कानून भी चर्चा में आ जाएगा, तो आपको इसे याद रखना है। भारत में ब्रिटिश शासन के समय भारत समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयास किया, परंतु कई समाज सुधारकों और सरकारों के प्रयासों के बाद भी कानून में व्याप्त धार्मिक अंतर दूरी नहीं किया जा सका। यह काफ़ी हद तक अभी भी चिंता का विषय है कि ये कानून समान नागरिक संहिता लागू करने की, इस पर मैंने चर्चा भी किया है पहले के वीडियो में, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसके विपक्ष को समझिएगा कि एक्चुअली वास्तविकता है क्या। भारत अलग अलग धर्मों को जोड़ने के लिए विवाह पंजीकरण अलग अलग कानून के तहत किया जाता है, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, भारत ईसाई विवाह अधिनियम 1872 और पारसी विवाह विच्छेद अधिनियम 1936 आदि। आपको यह विवाह के समान विधि विधान है सभी धर्म विशेष के लिए, तो याद रखिएगा। और धर्मांतर और अंतर धार्मिक विवाह क्या होता है, इसके संदर्भ में आप लोगों को जानना है। यहाँ पर मामला यही देखने को मिलेगा। भारत में यदि दो अलग अलग धर्मों के लोग विवाह करना चाहते हैं तो ये या तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह कर सकते हैं, अथवा उनमें कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का धर्म अपना ले तो संबंधित धर्म रीति रिवाज के तहत विवाह कर वे अपने विवाह का पंजीकरण करा सकते हैं। तो यहाँ दो आप लोग याद रखिएगा, अगर दो अलग अलग धर्मों के लोग विवाह करने चाहते हैं तो उसके लिए दो प्रक्रिया है, दो प्रक्रिया के तहत ही कर सकते हैं। एक प्रक्रिया विशेष जो विवाह अधिनियम 1954 है उसके तहत आप विवाह कर सकते हैं बिना किसी धर्म में परिवर्तन के। और अगर दूसरा पक्ष यह है कि अगर लड़की है तो लड़की धर्म का परिवर्तन कर, जिस धर्म का लड़का है उस धर्म में जाके धर्म परिवर्तन कर लेगी और उसके विवाह कर लेगा, या तो लड़का धर्म परिवर्तन करके लड़की के धर्म में आपको अपनाएगा, उसके बाद विवाह कर सकता है। उसके बाद उसे पंजीकरण कराना होगा, पंजीयन ऑफिस में जो होता है आपको वहाँ पर कराना होगा सेशन सत्र में। तो यह दो विधि विधान है, उसके तहत कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को भारत में किसी भी धर्म के मानने, उनके नियमों के पालन करने, उनका प्रचार करने का अधिकार देता है। साथ ही साथ ऐसे में भारत के कोई भी व्यक्ति अगर इस अनुच्छेद से प्राप्त अधिकार के तहत यदि स्वेच्छा से किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो पूर्णतः उनके अधिकारों के अधीन होगा। अगर 25 के अंतर्गत ही अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करके अगर विवाह कर रहा, उसके लिए भी आपको उस व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है, मौलिक अधिकार प्राप्त है, संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। अब याद रखिएगा विशेष विवाह अधिनियम जो 1954 उस पर आप लोग चर्चा रखिएगा, आपको प्रश्न यहाँ से किए जा सकते हैं जब भी इस प्रकार के मामले देखने को मिलेंगे। अंतर्जातीय विवाह, लव जिहाद, ये इस प्रकार के जब भी मामले देखने को मिलेंगे
तो भारत में सामाजिक और धार्मिक रूढ़िवादिता के कारण अंतर्जातीय और अंतरधार्मिक विवाहों के लिए उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए वर्ष 1954 में यह लागू किया गया, यह अधिनियम लाया गया, स्पेशल मैरिज एक्ट SMA जिसे बोला जाता है सेम। और यह अधिनियम वर्ष 1873 के विशेष विवाह अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है। तो आपको पीटी में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, विशेष अधिनियम किस अधिनियम को समाप्त कर या प्रतिस्थापित किया गया था। यह अधिनियम देश के अलग अलग धर्मों के संबंधित लोगों को बगैर अपने धर्म में परिवर्तन किए विवाह पंजीकरण का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को लागू होता है। यह अधिनियम के तहत विवाह के पंजीकरण के लिए अधिनियम की धारा 4 कुछ अनिवार्यताओं को निर्धारण करता है जो निम्नलिखित जैसे अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण के समय किसी भी पक्ष के पति या पत्नी जीवित न हो। तो देखिए ये भी कॉन्सेप्ट को यह खारिज करता है। इस प्रकार के कोई खास मंशा के आधार पर ही किया गया होगा, यह मानने वाली बात है, यह किसी से छिपा नहीं है। यहाँ पर विशेष अधिनियम की धारा 4 है, यह कहती है कि कोई भी पक्ष, यह लड़की का पक्ष हो, लड़की का या लड़का का, उसके पूर्व का कोई भी जो लड़की का होगा तो उसका पति नहीं जिंदा होना चाहिए तो ही विवाह कर सकता है, या लड़का पक्ष में उसकी पत्नी जिंदा नहीं होगी तो ही जाके वह विशेष अधिनियम 1954 के तहत विवाह कर सकता है। नेक्स्ट है, कोई भी पक्ष मानसिक विकार के परिणाम स्वरूप विधि मान्य सहमति देने में असमर्थन न हो या विवाह की सहमति तो दे सकता है परंतु इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित न हो कि वह विवाह अथवा संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो। अगर ऐसा भी कोई व्यक्ति विशेष है दोनों लड़की या लड़का में, तो उसके लिए भी यह अधिनियम वंचित करता है। यह आपको इसके लिए कुछ अनिवार्य शर्त रखे गए हैं, ऐसे नहीं तो होता क्या है कि अगर इस अधिनियम में ये शर्त नहीं जोड़े जाते तो कोई भी व्यक्ति विशेष इसका लाभ उठाकर आपको विवाह कर सकता था, अपनी जो मंशा है उसकी पूर्ति कर सकता था। इसमें पुरुष की आयु 21 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए, महिला की आयु 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, न्यायालय का पक्ष भी आप लोग जान लीजिए। तो लिली थॉमस वाद 2000 और सरला मुद्गल वाद 1995 वाद में लव जिहाद के मामले में स्वेच्छा से धर्मांतरण के मामले को अनुमति दी गई थी। अर्थात लव जिहाद का जब गया था मामला से संबंधित, धर्मांतरण से संबंधित मामला गया था जिसे बाद में लव जिहाद ही का माना गया। तो लिली थॉमस और थरला मुद्गल जो वाद था उसमें स्वेच्छा से धर्मांतरण के मामले को माना गया कि नहीं यह वैध है, यह संवैधानिक है, इस तरह के अधिकार लोगों को प्राप्त है। साथ ही वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय के हादियावाद गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के अंतर धार्मिक विवाह के कई मामले सामने आए जहां अलग अलग मामलों में जन्म से हिंदू या मुस्लिम महिलाओं ने धर्मांतरण के माध्यम से दूसरे धर्म से संबंधित व्यक्ति से विवाह किया था। तो यह मामला हाल में बढ़ा है, ध्यान रखिएगा। तो 2008 में एक हादियावाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट जहां पर यह इससे संबंधित टिप्पणी की गई थी। अब राज्य की भूमिका आप लोग देख लीजिए कि पहले तो व्यक्ति की भूमिका क्या है, उसके बाद कानून की भूमिका क्या है, उसके बाद न्यायालय की भूमिका क्या, अब राज्य की भूमिका इसके संदर्भ में क्या, उसे आप लोग समझने की जरूरत है। तो मध्य प्रदेश, एक सेकंड नीचे हो गया, इधर हो जाता है कभी कभी, हाँ चलिए राज्य की भूमिका क्या रही है यार, कुछ इशू हो जाता है कभी कभी। चलिए राज्य की भूमिका क्या है, तो राज्य में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 नामक एक विधेयक लाने की बात कही है और उस पर कार्य गतिविधि चल रही। साथ ही इसके तहत किसी से झूठ बोलकर दबाव बनाकर उसे विवाह के लिए या विवश करना 5 वर्ष के लिए श्रम कारावास के रूप में दंडनीय होगा। हालांकि यदि कोई व्यक्ति विवाह के लिए स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहता है तो उसे 1 माह पहले ही इसके लिए आवेदन करना होगा। यह बात यहाँ पर की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कानून जिसे गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक 2020 बनाया था और इस कानून के तहत किसी को शादी के बाद या पहले जबरन धर्म परिवर्तन करने पर गैर जमानती धाराओं नॉन अवेलेबल वारंट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 10 साल की या 10 वर्ष की कड़ी सज़ा दी जाएगी। ऐसे मामले में होना भी चाहिए कि सरकार समाज में वैसे मंशा के लोगों को चिन्हित करते हुए कार्य और गतिविधि करनी चाहिए। समाज की समान जो नियम कानून है उसको इसके खिलाफ कार्य और गतिविधि करते हैं। ये सभी लोगों पर लागू नहीं होगा जो
वास्तविक रूप से प्रेम विवाह करना चाहते हैं उसके लिए कानून नहीं है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। केवल उनके लिए है जो यह इसके लिए खास मंशा लेकर अपने इसके आड़ में, प्रेम विवाह के आड़ में लव जिहाद जैसे कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, धर्मांतरण जैसे कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं और चीज़ों को इस प्रकार से मॉडरेट करते हैं। याद रखिएगा, हरियाणा, कर्नाटक आदि राज्य भी लव जिहाद के विरुद्ध ऐसे कानून लाने की बात चल रही है, चर्चा हो रही है। अब मॉडल प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, इससे रिलेटेड मॉडल प्रश्न आपको बन सकता है, पूछा भी जाएगा। धर्मांतरण के संबंधित हालिया विवाद देखने को मिल रहा है, हाल में बहुत से ऐसे विवाद है जो देखने को मिल रहा है और लव जिहाद की प्रासंगिकता को रेखांकित कर रही है, जो कि यह लव जिहाद की प्रासंगिकता को रेखांकित कर रही है। इस संदर्भ में मौलिक अधिकार किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं स्पष्ट कीजिए। तो ये आपसे बात पूछ रहा है कि हालिया जो घटना हो रहा है वो लव जिहाद की प्रासंगिकता को स्पष्ट कर रहा है, पर इसमें मौलिक अधिकार को किस रूप से प्रभावित कर रहा है यह भी आपको स्पष्ट करना है। इससे रिलेटेड आप आंसर राइटिंग दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस ग्रुप है उसमें आप लोग सेंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 5वीं सबसे बड़ी आर्थिकी बनने, अर्थव्यवस्था बनने पर हर भारतीय गौरवान्वित हो गई। इसके संदर्भ में कुछ बातें की गई। तो पीटी ओरिएंट बात है तो आप लोग इसे ओरिएंट कर लीजिएगा। मेंस में जो चीज़ें ऐड कर सकते हैं, इकोनॉमी के पार्ट में जो चीज़ें बताई जाती है अर्थव्यवस्था बनने के लिए, उस पर पहले भी चर्चा किया जा चुका है। तो आप प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो बातें की गई उसको की नोट्स के रूप में शामिल कर लीजिए ताकि आप लोग ऐड कर सके। देखिए आज जो है लॉन्च करेगी जो राष्ट्रपति, हमारी जो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आज प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च करेगी। 2025 तक लक्ष्य है। तो कल इस पर हम लोग न्यूज़ एक कवर करेंगे टीबी से संबंधित। टीबी अर्थात ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, अब टीबी का मतलब टेलीविज़न देखने वाला टीबी मत समझ लीजिएगा आप लोग। तो इससे रिलेटेड जो होगा कल एक न्यूज़ कवर होगा, तो आप लोग इस पर तैयार रहिए, सभी विस्तृत चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट, तब तक आप लोग चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए अभी राजनीति जो पार्टी है कांग्रेस है, उनके द्वारा भारत जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। तो राजनीतिक यात्राएं अहम है भारतीय राजनीति में, तो बहुत सी यात्राएं की गई है। वो एन.टी. रामाराव चैतन्य रथम यात्रा रहे, या आडवाणी का राम रथ यात्रा रहे, या वाई.एस. चंद्रशेखर रेड्डी का पैदल यात्रा रहे, या जगमोहन रेड्डी की प्रजा संकल्प यात्रा रहे। इसी प्रकार देश इतिहास में सबसे चर्चित वार्ता रहा था चंपारण का। आपको इस स्वाधीनता संग्राम में महात्मा गांधी का जो था, जो साबरमती से आश्रम से जो अहमदाबाद के लिए हुआ था, गुजरात के दांडी मात्र पैदल मार्च हुआ था। तो ये सब यात्राएं राजनीतिक रही, जो यात्राएं हैं वो हमेशा चर्चा में रहती हैं। तो इसके संदर्भ में आप लोग ज़रूर इस न्यूज़ को कलेक्ट कीजिएगा। और भारत की लोकतांत्रिक मांगे किस रूप से प्रासंगिक है या होती दिखती है, इसके संदर्भ में कोई प्रश्न आए तो आप वहाँ इस कोटेशन को, इस एग्जाम्पल को पुट कर सकते हैं और अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो लोकतांत्रिक मान्यताओं को स्थापित करने के लिए राजनीतिक जो क्रियाकलाप है उसमें भी यह शामिल हो सकता है। तो इसको आप लोग कवर कीजिएगा, वहाँ पर आप लोग को उपयोगी हो सकता है। नेक्स्ट, किंग्स वेस से कर्तव्य पथ का जो भी क्रियाकलाप हुआ, गतिविधि हुआ, इसमें आज के न्यूज़ में यह आपको सारे की नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप लोग इसे ज़रूर राइट डाउन कर लीजिएगा कि इससे रिलेटेड जो भी पीटी ओरिएंट प्रश्न है पूछा जाएगा तो आप लोग इसे कवर कर सकते हैं, ताकि चीज़ें आप लोग इसे समझ लीजिएगा क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या है। इस पेज को ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए मैंने अभी हाल ही में चर्चा भी किया था सिखों के पगड़ी पहनने के लिए हिजाब के मामले में, जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था। जिसके धर्म में अनिवार्य है उसे उसकी धार्मिक मान्यताओं से वंचित नहीं किया जा सकता, पर जिसके धर्म में बाद में चलन की प्रवृत्तियों में उत्पन्न जो आई है कॉन्सेप्ट, जैसे हिजाब हो या तो दाढ़ी रखना हो, इस प्रकार के जो बाद के उनके धार्मिक विकास के संदर्भ में जुड़ी मान्यताएं हैं, उसे संवैधानिक या उसके धर्म से संबंधित नहीं माना जा सकता। ये चलन में आई मनोवृत्ति के परिणाम स्वरूप देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला है कि सिखों के पगड़ी पहनने की हिजाब से तुलना ठीक नहीं है। अब मैं तो एक
इनके वकील के दलील को सुन कर मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा उनकी व्यवहारिकता कहाँ तक चली जाती, किस स्तर तक चली जाती है। देखिए मैंने कितनी बार ही बोला है, और ये देखिए आने वाले समय में ये कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होना चाहिए। वाद प्रतिवाद और संवाद का जो कॉन्सेप्ट है, वाद हम करना चाहते हैं, प्रतिवाद करना चाहते हैं, पर संवाद हम लोग नहीं करना चाहते हैं। इसके एवज में हम लोग तर्क वितर्क दोनों प्रस्तुत कर सकते हैं। आप देखिए इनके जो वकील है उनके द्वारा यह बात बोला गया, सिखों के पगड़ी पहनने पर हिजाब की तुलना की थी, तो इसमें सुप्रीम तख्त टिप्पणी करी, उनका तुलना ठीक नहीं है, क्योंकि सिख धर्म में यह पगड़ी अनिवार्य है। उनके शुरुआती चरण से ही उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो 5 जो कॉन्सेप्ट है अनिवार्य प्रवृत्ति है, उसमें यह सिख को पगड़ी पहनना, सिखा न काटना अनिवार्य प्रवृत्ति है, कंगन अपना धारण करना, फिर उसके बाद साथ में हथियार एक रखना, छोटी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना, उनके धार्मिक मान्यताएं जब से स्टार्ट हुई तब से हैं। पर कुछ ऐसे धर्म हैं जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, तो वो उनके धर्म मौलिक धर्म में जो चीज़ें थी उनके बाद पूर्ववर्ती जब विकास इनका हुआ बाद के समय में, और कुछ नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप हुए, जैसे बाद में पगड़ी पहनना हुआ हिंदू धर्म में, या तो कुछ ऐसे रीति रिवाज डेवलप हुए जो हिंदू धर्म में आज विद्यमान है, तो उसको मौलिक धर्मों के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। ये मौलिक संदर्भता को स्पष्ट नहीं करता। इसी प्रकार हिजाब पहनना या तो मुस्लिमों के द्वारा दाढ़ी बढ़ाना, यह मूल इस्लाम का पार्ट नहीं था, वो बाद में आई व्यवहारिक पक्षों के द्वारा या उनके रीति रिवाज चलन के में जोड़ी गई प्रक्रिया थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तक टिप्पणी का, तो आप जोड़िए मत, चीज़ों को और मॉडरेट मत कीजिए। केवल सवाल यह है कि क्या ड्रेस कोड लागू होनी चाहिए या हिजाब लागू होनी चाहिए या किसी की धार्मिक पोशाक को लागू करनी चाहिए स्कूल में। सवाल यहाँ यह है, मौलिकता का प्रश्न यहाँ, मौलिक प्रश्न यहाँ यह है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें तर्क वितर्क वहाँ भी होती है। कुछ लोग खुद को ज़्यादा बुद्धिजीवी समझते हैं, कुछ खुद को बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी समझते हैं। प्रश्न यहाँ यही है, सर्वोच्चता की स्थिति कायम करना किसी विवाद को और भी नासुर बना देता है, तो यह भी हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए किसी भी मुद्दे पर। उसके व्यवहारिक पक्ष अधिक, मैंने बार बार बोला, मौलिक अधिकार से अधिक मौलिक कर्तव्य का होना बहुत ज़रूरी है। जिस देश में मौलिक कर्तव्य अधिक प्रभावी होंगे, अधिक लोग सजग होंगे, उस देश के इन सभी छोटे छोटे मामले हैं, ये सब छोटा मामला है, मैं इसे छोटा मामला समझता हूँ, क्योंकि इसका कोई और छोर नहीं होता है। इसको राजनीतिक मंशा के तहत लाया जाता है, धार्मिक मंशा तक लाया जाता है, और इसका वास्तविक परिणाम किस रूप से उभर कर सामने आएगा देखने को मिल सकता हमें। पर मौलिक अधिकार से अधिक मौलिक कर्तव्य जिस देश का जवाबदेह बन जाएगा, उस दिन उस राष्ट्र का विकसित होने से कोई नहीं समझ सकता। जैसे स्वीडन, आइलैंड, लिज़्डमबर्ग, सभी देशों का, वहाँ पर देखिए कर्तव्य समझते हैं लोग टैक्स देना, जिसको मैं आप बता रहा हूँ उसको समझिएगा, कर्तव्य समझते हैं टैक्स देना। तो वहाँ टैक्सेशन कलेक्ट करने का दर लगभग 81 से 90% का दर है। और समझिए भारत में इतने नियम कानून है, वहाँ पर मात्र 2 से 5%, हाल में 8 से 9% हुआ है, आंकड़ा बढ़ा है। तो समझ सकते हैं कर्तव्य कितना ज़रूरी होता है। बस चीज़ों को इस रूप से ही भी देखना उचित नहीं है। चलिए, एक और भी रक्षा सहयोग में, रक्षा में आप लोगों को एक मिसाइल तकनीक का डेवलपमेंट हुआ है, उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट आपसे पूछ सकता है, तो आप इसे कवर कीजिएगा। QRS तकनीक क्या होता है? यह स्वदेश निर्मित कम दूरी का QRS मिसाइल है। यह कई लक्ष्यों को निशाने साथ हर मौसम में काम करने वाली प्रणाली है, और यह त्वरित प्रतिक्रिया करने वाली मिसाइल तकनीक है। लक्ष्य पहुंचाने तक साधन है। 25 से 30 किलोमीटर दूरी तो यह लक्ष्य भेज सकती है, हवा में हवा मार कर सकती है, प्रहार कर सकती है। तो आपसे यहाँ प्रश्न, सतह से हवा में प्रहार कर सकती है। और 60 किलोमीटर चांदीपुर से अब्दुल कलाम द्वीप पर चौथा लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स है, जहाँ से अग्नि सीरीज के मिसाइल का परीक्षण होता है। तो इसके संदर्भ में आप लोग को पीटी फैक्ट कलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको जो आंतरिक सुरक्षा है उस टॉपिक में, या सूचना प्रौद्योगिकी उस क्षेत्र में टॉपिक में, या रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है, वहाँ से यह प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है।
चलिए नेक्स्ट चैनल को तब तक आप लोग शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। देखिए यह आज आर्टिकल आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, हालांकि अंडरलाइन नहीं कर सका क्योंकि मैं कहीं आज हूँ मीटिंग में, इसलिए समय बीच में बाध्यता मिला है, समय छूट मिला है, तो उसमें मैंने ये न्यूज़ कवर किया है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। कुछ अंडरलाइन छूट गया, बाकी पर कर दिया गया है, तो इसे आप लोग आज कवर कीजिएगा। GS 3 पेपर के सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा रिलेटेड टॉपिक में यह न्यूज़ कवर होगा, तो आप इसे ज़रूर आज इस आर्टिकल को देख लीजिए। सभी पक्ष पर आज डिस्कशन किया गया है, बाकी कभी आएगा तो मैं खुद इस पर डिस्कशन कर लूँगा। नेक्स्ट है, इसे भी आज आप लोग देख लीजिए। वैश्विक खाद्य अनाज संकट हाल में चर्चा में रहा है, और जब भी जलवायु परिवर्तन, रूस यूक्रेन संकट के संदर्भ में इन सब चीज़ों को चर्चा होगी, और हाल में ही गुतरेशी के द्वारा जो हैं उनके बाद यह वैश्विक खाद्य संकट के संदर्भ में चिंताएं व्यक्त की गई है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में चिंताएं व्यक्त की गई हैं, तो प्रश्न यहाँ से लाजमी बनता है, तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट और कुछ नहीं है, बस एक चीज़ और आपको इकोनॉमी में होगा, उसे मैं देख लेता हूँ क्या है, उसके बाद हम लोग न्यूज़ को समाप्त करेंगे। इकोनॉमी में शायद नहीं था आज, हाँ यहाँ था। GS पेपर 3 के सुरक्षा एजेंसी और सहयोग का जो टॉपिक है GS पेपर UPSC के GS पेपर 3 में और PCS में आप लोग इसको कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। सारे स्टेट PCS जो है अपने स्टेट के हैं, अपने स्टेट PCS से भारत जापान रक्षा सहयोग बढ़ाने के सहमत, पहला वायु युद्धाभ्यास करेंगे, और 2+2 वार्ता के दौर पर यह कार्य किया जा रहा है। तो 2+2 वार्ता ऐसा वार्ता होता है जो दो मंच रणनीतिक स्ट्रेटेजिक रूप से वार्षिक रूप से सम्मेलन करते हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता करता है भारत। तो यह चीज़ें आप लोग ध्यान देने योग्य है। तो ये सब चीज़ें जब और भी हम लोग विशेष कभी चर्चा करेंगे इस पर। आज के न्यूज़ में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग कल फिर मिलते एक नए न्यूज़ के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, और नए न्यूज़ एनालिसिस के रूप में हम लोग कौन कौन से टॉपिक न्यूज़ में आएंगे उस पर बात करेंगे। उसके साथ ही चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और हमारा सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।